Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं इस चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। दोस्तों, थंबनेल पर आपने देखा होगा कि 2018 का जो मनोविज्ञान का पेपर है उसको मैं सोल्व कराने वाला हूं, और उसमें जो शब्द आपको ऐसा लगता है कि यार इस शब्द का अर्थ क्या होता है, तो बिल्कुल आप उसको नोटबुक में नोट भी कर सकते हो। बहुत ही अच्छी तरह से मैं उसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। 30 प्रश्न के सभी विकल्पों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, इस टेस्ट से, इस वीडियो से आपका नॉलेज इतना ज़्यादा इंक्रीज होगा अगर आपने पूरा वीडियो देखा है। अगर आप वाकई सक्सेस होना चाहते हो तो पूरा वीडियो देखोगे, नहीं तो आप अभी बंद कर दीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये 2017 का लेवल 2 का साइकोलॉजी का पेपर है, जो लेवल फर्स्ट वालों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से आपका पेपर आता है। देखिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सेक्शन फर्स्ट होता है आपके, और इसमें कुल कितने प्रश्न होते हैं? 30 प्रश्न होते हैं। तो मित्रों, पहले प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती है? कि कोई भी एक शिक्षक है, वो व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में पढ़ा रहा है, और उसको ध्यान में रखते हुए आप शिक्षक से कौन सी आशा नहीं कर सकते हैं? पहला विकल्प है, योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना। बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार समूह में अलग अलग बांट देना। पाठ्यचर्या को समायोजित करना। बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, और शिक्षण विधियों को समायोजित करना। तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या है? एक बार आप आंसर बताइए। साथियों, इसका विकल्प नंबर तीसरा सही है, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना। ये व्यक्तिगत विभिन्नता वाले जो शिक्षक है वो नहीं कर सकता है, क्योंकि आप व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हो। मंदबुद्धि बालकों को भी आपने अलग कर दिया, फिर उनको स्वाध्याय के लिए छोड़ दिया, पिछड़े बालकों को भी, तो भाई फिर वो प्रगति कैसे कर पाएंगे? इसलिए इस प्रकार से इसका तीसरा विकल्प सही माना गया था। बाकी शिक्षण विधियों को समायोजित करना, कि हाँ, सभी को शिक्षण विधियों किस बालक को, कौन से बालकों को कौन सी शिक्षण विधि से पढ़ाना चाहिए, ये भी करना चाहिए। पाठ्यचर्या को समायोजित करना, कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए अलग पाठ्यचर्या, मंदबुद्धि पिछड़े बालकों के लिए अलग पाठ्यचर्या। योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना, भाई व्यक्तिगत विभिन्नता की बात की जा रही है तो योग्यता अनुसार समूह में भी विभक्त किया ही जाएगा। इस प्रकार ये तीनों विकल्प तो सही है, लेकिन बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना ये गलत है। और आपसे क्या पूछ रहे हैं? नहीं की जा सकती, तो ये आशा नहीं की जा सकती, और इस प्रकार इसका तीसरा विकल्प सही माना गया था। तो साथियों, प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। दूसरा प्रश्न था इसका, यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है। कालानुक्रमिक उम्र का मतलब है क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब उसकी वास्तविक उम्र भी 9 साल है और मानसिक उम्र भी 9 साल है, तो उसकी बुद्धिलब्धि का वर्ग हो सकता है। तो मित्रों, बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। तो मित्रों, उसकी जो उम्र है, उसकी जो बुद्धिलब्धि है वो कितनी निकलेगी? 9 से 9 कट गए तो 100 ही उसकी IQ निकलेगी। तो 100 IQ किन बालकों की होती है? 100 साल की जो IQ है वो औसत बुद्धि बालकों की होती है। इस प्रकार इस प्रश्न का राइट भी जो उत्तर है वो C होगा। क्लियर है? प्रतिभावान बालकों की उम्र तो कितनी होती है? 140 से ऊपर होती है। औसत से कम जो बालक होते हैं वो पिछड़े बालकों में आ जाते हैं या मंदबुद्धि बालकों में आ जाते हैं, तो उनकी तो जो 80 IQ है उससे कम होती है, मतलब 100 से कम होती है उनकी IQ। नेक्स्ट तीसरा देखेंगे। तीसरा प्रश्न था, निम्न में से स्वलीनता के लक्षण क्या है? किसका लक्षण पूछ रहा है? स्वलीनता। तो पहले तो आपको स्वलीनता को ऑटिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑटिज्म। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि स्वलीनता का मतलब होता है क्या है, स्वलीनता होती क्या है। तो मित्रों, स्वलीनता का मतलब होता है ठीक से जो बालक बातचीत नहीं कर पाता है, ठीक से सामाजिक उसमें गुण नहीं होते हैं, सामाजिक व्यवहार को वो अच्छे प्रकार से नहीं कर पाता है, उसको ही स्वलीनता कहते हैं। और जो स्वलीनता का केस होता है वो स्वलीनता एक बीमारी है। ये क्या है? ये एक बीमारी। यह तंत्रिका तंत्र जो हमारा होता है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र जो नर्वस सिस्टम है उस पर ये बीमारी असर करती है। और स्वलीनता को मित्रों हिंदी में आत्म विमोह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्म
विमोह इसको कहा जाता है, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है स्वपरायणता। स्वपरायणता भी इसको स्वलीनता को कहते हैं। अब क्या पूछ रहा है कि स्वलीनता के लक्षण है, मतलब सीधी सी बात है, स्वलीनता में क्या होता है, एक ही काम को बालक बार बार दोहराता है और जिन बालकों में ये रोग होता है उन बच्चों का विकास अन्य बच्चों की अपेक्षा असामान्य होता है। तो मित्रों, आशा है आपको स्वलीनता के बारे में जानकारी मिली होगी। तो कमजोर सामाजिक व्यवहार होता है, सही बात है। रूढ़िबद्ध व्यवहार होता है, ये भी सही बात है। कमजोर संप्रेषण होता है, ये भी सही है। ऊपरी लिखित सभी। तो मित्रों, इस प्रकार इसका कौन सा आंसर राइट रहेगा, चौथा विकल्प इसका सही रहेगा। आशा है आपको ये प्रश्न समझाने में मैं पूरा समर्थ रहा होगा, आपको अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट चौथा प्रश्न था, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। अब मात्रात्मक की पूछ रहा है, मात्रात्मक का मतलब क्या होता है मित्रों, जो आंकिक भी आप इसको कह सकते हो। तो आंकिक को आप विकास तो नहीं कह सकते, आंकिक को आप क्या कहोगे, वृद्धि कहोगे। और आपको संतुलन भी आंकिक को आप नहीं कह सकते, परिपक्वता भी नहीं। ये तीनों चीजें तो विकास में आती है, विकास, संतुलन, परिपक्वता, ये तो विकास के ही भाग है। जबकि वृद्धि है, हालांकि ये भी विकास का ही एक अंग है, लेकिन वृद्धि मात्रात्मक या आंकिक होती है। इस प्रकार से इसका कौन सा विकल्प सही माना गया था, दूसरा विकल्प इसका सही माना गया था। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे मित्रों। पांचवा प्रश्न है, ये रहा आपके सामने पांचवा प्रश्न। किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। कि एक बालक है जिसकी उम्र जो कौन सी स्टेज में है, किशोरावस्था में, तो उसके जो माता पिता हैं, उसके जो शिक्षक है, वो कौन सा कार्य करेंगे। तो विकल्प है लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, बिल्कुल ये करना चाहिए। उचित वातावरण प्रदान करना, ये भी सही बात है, ये भी करना चाहिए। परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना यदि आवश्यक हो, तो ये भी सही बात है। और ऊपरी लिखित सभी। तो मित्रों, इसका कौन सा विकल्प सही था, चौथा विकल्प सही था, ऊपरी लिखित, जो ऊपर लिखे हुए ये सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 प्रश्न था मित्रों, निम्न में से कौन क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है। क्रियात्मक शोध कह दो या क्रियात्मक अनुसंधान कह दो, जिसके जनक स्टीफन एम कोरे हैं, क्रियात्मक अनुसंधान के जनक। तो इन्होंने बताया था कि विद्यालय की समस्याओं के लिए विद्यालय की समस्याओं के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। अब साथियों, ये पूछ क्या रहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है। तो आपको विकल्प दिए थे आपके, क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, यह व्यवहारिक समस्या के समाधान करने में सहायक है, त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर यह केंद्रित होता है, और यह रचनात्मक प्रक्रिया देता है, जैसे उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन होना। तो मित्रों, इसका राइट आंसर बताइए। साथियों, इसका राइट आंसर था प्रश्न नंबर 6 का पहला विकल्प, क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है। भाई, क्रियात्मक शोध से सिद्धांत थोड़ी बनाए जाते हैं, इससे तो क्या होता है कि जो व्यवहारिक समस्या होती है उसका समाधान मिलता है विद्यालयों में। जैसे विद्यालय में जल की समस्या आ रही है, तो वो एक व्यवहारिक समस्या, उसका समाधान कर दिया, तो फिर उससे सिद्धांत थोड़ी बना, आपने सिर्फ व्यवहारिक समस्याओं का समाधान किया है। नेक्स्ट, त्वरित चिंताजनक समस्या से ऊपर यह केंद्रित होता है। त्वरित मतलब तुरंत आने वाली, अचानक विद्यालय में कोई समस्या आ जाती है तो उस पर यह क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है, और यह रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है, जिससे उद्देश्य और प्रणाली में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार ये तीनों विकल्प तो क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सही है, जबकि ये शोध निर्माण सिद्धांत निर्माण में ये सहायता प्रदान नहीं करता है। और यहाँ क्या पूछ रहे हैं, नहीं है। तो इस प्रकार आपका प्रथम विकल्प सही था। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे साथियों। 7वां प्रश्न है, देखिए आपके सामने ये रहा 7वां प्रश्न। एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। निम्न में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए। तो अब थॉर्नडाइक का सिद्धांत को ही देखेंगे, दूसरा सिद्धांत आते ही आपका वही राइट रहेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या पूछ रहे हैं कि निम्न में से शिक्षक को क्या लागू नहीं करना चाहिए, मतलब थॉर्नडाइक सिद्धांत के अलावा दूसरी चीज लागू नहीं करनी है उसको, तो आपको दूसरी चीज देखनी है थॉर्नडाइक के अलावा। तो बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए।
बिल्कुल मित्रों, यहाँ पर तत्परता या तैयारी का नियम इन्होंने दिया था, तो ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों को नई चीजें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। अब खोज विधि तो समस्या समाधान के अंतर्गत आ जाती है। किसके अंतर्गत आ जाती है? समस्या समाधान या ह्यूरिस्टिक विधि के। अब जो थॉर्नडाइक ने ह्यूरिस्टिक विधि के बारे में तो कहीं से कहीं तक नहीं बताया, मतलब आपका विकल्प ये दूसरा वाला राइट रहेगा। और दो विकल्पों को और देखेंगे, उचित अभ्यास तथा ड्रिल कार्य किया जाना चाहिए। अब दिमाग में आता है कि यार ये उचित अभ्यास तो अपने को पता है कि अभ्यास का नियम इन्होंने दिया था, लेकिन ये ड्रिल कार्य क्या है? तो मित्रों, ड्रिल कार्य का मतलब है किसी भी परेशानी, ठीक है, जो भविष्य में आ सकती है, उसका एक मॉक टेस्ट करना। जैसे मान लीजिए आप रीट का एग्जाम दोगे आगे, मान लीजिए कि आप दोगे ये रीट का एग्जाम, अब आप अभी टेस्ट सोल्व करते हो, बिल्कुल 150 प्रश्नों का टेस्ट, तो उसको ड्रिल कार्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्रिल कार्य। जैसे ऐसे ही आपदा से निपटने के लिए बच्चों से भी ड्रिल कार्य करवाए जाते हैं कि भविष्य में यदि आपके सामने यह आपदा आ जाती है तो आपको इस प्रकार से कार्य करना है, मतलब एक तरह से प्रशिक्षण देना ड्रिल का मतलब होता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है इसमें चौथा विकल्प, जहां तक हो शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप से करने की। तो इन्होंने पुरस्कार के बारे में भी बताया, ठीक है, उपयोग और अनुपयोग के नियम के बारे में इन्होंने अच्छी तरह से बताया है। तो मित्रों, यहाँ पे पहला, तीसरा और चौथा विकल्प है वो थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करता है, जबकि दूसरा विकल्प खोज विधि को लागू करता है। इसलिए आपका विकल्प कौन सा सही था? इसमें दूसरा विकल्प सही था। प्रश्न नंबर 8 है मित्रों, 8वां प्रश्न है, बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरे के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। कि बाल्यावस्था में एक बालक है, वो खुद का जो नजरिया है और जो दूसरे का जो नजरिया है उसमें फर्क नहीं कर पाता है। तो इस अयोग्यता को क्या कहते हैं? केंद्रस्थ या सेंट्रिज्म, आत्म केंद्रस्थ या इगोसेंट्रिज्म, जनात्मवाद या एनिमिज्म, और इनमें से कोई नहीं। तो मैं एक एक विकल्प को आपको अच्छी तरह से समझाने वाला हूं, इसको आप लिख भी सकते हो। देखो मित्रों, केंद्रस्थ या सेंट्रिज्म का मतलब होता है खुद को ही केंद्र मानना, ठीक है, खुद को ही सबसे अच्छे मानना, स्वयं के विचारों को दूसरों से अलग रखना। और यहां पर मित्रों केंद्रस्थ मतलब यूं नहीं कहते कि अपन की यार बिल्कुल सेंटर में है, तो खुद को केंद्र मानना, ये तो केंद्रस्थ का अर्थ हुआ। जबकि जो आत्म केंद्रस्थ है, आत्म केंद्रस्थ या इगोसेंट्रिज्म में क्या होता है? जो स्वयं और दूसरे के बीच यहाँ पर अंतर बालक नहीं कर पाता है, स्वयं और दूसरे के जो विचार है उनके बीच में वो अंतर करने में असमर्थ रहता है। इगोसेंट्रिज्म को अहंकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अहंकार के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पर मित्रों बालक दूसरों और खुद के नजरिए में अंतर नहीं कर पाता है, तो ये कहलाता है आत्म केंद्रस्थ या इगोसेंट्रिज्म। और खुद के विचारों को ही सबसे अच्छा मानता है, तो ये कहलाता है सेंट्रिज्म। जबकि एक शब्द है इसमें जनात्मवाद या एनिमिज्म। तो जनात्मवाद या एनिमिज्म बहुत ही सीधा शब्द है। आपने एक शब्द का नाम सुना होगा, जीववाद। अच्छी तरह से सुना है ना सभी ने? जीववाद, जीववाद ही जनात्मवाद या एनिमिज्म कहलाता है। देखो कितना इजी शब्द था, लेकिन चेंज करके दे दिया। जनात्मवाद या एनिमिज्म या इसको जीववाद भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? बालक निर्जीव वस्तुओं में भी जीवन मानता है। वो सोचता है कि निर्जीव वस्तुओं में भी भावनाएं और विचार होते हैं, इनमें जीवित वस्तुओं के जैसे गुण होते हैं, और मानव के गुणों और भावनाओं को वो एक निर्जीव वस्तु से जोड़ लेते हैं। तो उसको ही कहा जाता है मित्रों जनात्मवाद या एनिमिज्म। मित्रों एक और शब्द है यहाँ पर, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो हट ही जाता है। और यहाँ पर खुद के और दूसरे के नजरिए में अयोग्य किस कौन से रोग में होता है? आत्म केंद्रस्थ या इगोसेंट्रिज्म उसको कहा जाता है। तो आशा आपको ये विकल्प भी समझ में आए होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। 9वां प्रश्न है, जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है, या साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज्यादा बल देने लगता है, ऊपरी लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा है? कार्ल गस्टव युंग ने, सिगमंड फ्रायड ने, करेन होर्नी ने, अल्फ्रेड एडलर ने। तो मित्रों यहाँ पर तो क्या समझाने वाली कोई बात नहीं, यहाँ पे तो परिभाषा आ गई थी, और ये परिभाषा दी गई थी अल्फ्रेड एडलर के द्वारा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने आने वाली है। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। 10वां प्रश्न है,
ये रहा आपके सामने 10वां प्रश्न। अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बंडूरा तथा वोल्टर ने बल दिया। अब मैं बताऊं मनोविज्ञान में सही प्रश्न कैसे होते हैं। यहाँ पर प्रश्न आया है बंडूरा, ठीक है, बंडूरा या बांडूरा। तो बांडूरा ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में कौन सा सिद्धांत दिया था? सबसे पहले तो दिमाग में यह आना चाहिए कि यार बांडूरा ने तो सिद्धांत दिया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अब सामाजिक अधिगम कैसे होता है बंडूरा के अनुसार? अवलोकन से होता है। कैसे होता है? अवलोकन से, या फिर निरीक्षण से, या फिर आप इसको अंग्रेजी में कह सकते हो ऑब्जर्वेशन। क्या कहा जाता है इसको? ऑब्जर्वेशन इसको कहा जाता है। तो मित्रों आपको सिर्फ इसमें ऑब्जर्वेशन शब्द को ही ढूंढना था। तो पुरस्कार तथा सजा ये तो ऑब्जर्वेशन आता ही नहीं है। और निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण, तो मित्रों निरीक्षण युक्त को ही ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। इस प्रकार आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? यहाँ पे बी वाला राइट आंसर रहेगा। एक है स्वयं वास्तविकरण और ऊपरी लिखित में से कोई नहीं। तो मित्रों आपने इस प्रश्न का आंसर कैसे दे सकते थे? बिल्कुल इजीली कि बांडूरा ने तो यार सामाजिक अधिगम के बारे में बताया, और बांडूरा के अनुसार सामाजिक अधिगम सर्वाधिक किससे होता है? अवलोकन से। तो आपको अवलोकन देखना था। अब अवलोकन को शब्द को चेंज करके उसने निरीक्षण कर दिया, लेकिन अंग्रेजी में क्या रहा? ऑब्जर्वेशन ही रहा। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते थे। लेकिन अगर हो सकता है ये प्रश्न भी वहाँ पे आपको बहुत डिफिकल्ट लगा हो, लेकिन इसी प्रकार से आपके साइकोलॉजी में आंसर होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो साइकोलॉजी पढ़ाने वाला है या फिर कोई कितना ही भी बड़ा टीचर है, लेकिन जो रीट का एग्जाम होता है वहाँ पर एग्जैक्टली उत्तर बिल्कुल किसी को पता नहीं होता है, किंतु एग्जैक्टली उत्तर याद नहीं होने के बाद भी क्वेश्चन राइट ऐसे ही होते हैं। आपको शब्दों को पकड़ना पड़ता है। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे मित्रों। साथियों प्रश्न नंबर 11 की मैं बात करूं तो 11वां प्रश्न था शिक्षा के अधिकार अधिनियम, मतलब RTE एक्ट के बारे में ये कह रहा है। RTE एक्ट के बारे में के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं? तो आपको सिर्फ ये देखना था इस प्रश्न में कि ये जो 4 विकल्प हैं इनमें से एक ऐसा कार्य रहेगा जो शिक्षक के लिए उचित नहीं है, शिक्षक को नहीं करना है। एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना ये कार्य माना गया है। शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए। तो यार RT तो कहती है कि ट्यूशन पढ़ाना ही नहीं है। तो मित्रों इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? दूसरा विकल्प रहेगा। और विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना ताकि समय का पाबंद होना चाहिए, ये भी बिल्कुल कहा है RT ने। हर बालक की अधिगम क्षमता को समझकर उसकी ज़रूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुबोध प्रदान करना, ये भी कहा गया है। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा विकल्प है इसकी अवहेलना की गई है। ठीक है, तो आपको ये देखना था कि कौन सा कार्य नहीं माना गया है। तो दूसरा विकल्प मित्रों इसका सही है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। 12वां प्रश्न है, समझियो प्रश्न को समझना है अब आपको। फ्रायड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार, तो फ्रायड ने व्यक्तित्व की 3 प्रकार की बनावट बताई है। एक तो है इदम, मतलब जिसको इड भी कहा जाता है। एक है अहम जिसको ईगो कहा जाता है, और एक है परम अहम जिसको सुपर ईगो कहा जाता है। सुपर ईगो जिसको कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार का व्यक्तित्व फ्रायड ने बताया था। निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही, मतलब मनुष्य के अंदर बहुत ही तीव्र इच्छा उठी, मूलभूत इच्छा जो होती है, जिसे काम वासना से संबंधित है, भोजन से संबंधित है, और फ्रायड ने क्या काम वासना से संबंधित चीज़ों पर ही ज़्यादा जोर दिया है। उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से संतुष्ट करता है। मान लीजिए किसी के अंदर काम वासना की इच्छा जागृत होती है तो वो तुरंत ही उस चीज को संतुष्ट करता है, सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए। सभी नियमों को तोड़ते हैं, जीवन की सत्यता को वो भूल जाता है और नैतिकता की अवहेलना वो करता है। तो मतलब एक तरह से पार्श्विक प्रवृत्ति के बारे में वो कह रहा है। और मित्रों पार्श्विक प्रवृत्ति कौन से व्यक्तित्व में होती है? इदम या इड प्रकार का जो व्यक्तित्व है, अगर मनुष्य इसमें चला जाता है तो वो आगे पीछे की नहीं सोचता है, और जो खुद का जो लाभ है, सिर्फ खुद के शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति वो कर लेता है। जैसे ये बलात्कार होते हैं, ये चीज़ें किस व्यक्तित्व की
परिणाम है, ये इड या इदम का परिणाम होता है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर ये पाशविक प्रवृत्ति जागृत होती है और उसको कुछ भी नहीं सूझता है आगे पीछे का, उसको नैतिकता के बारे में ध्यान नहीं आता है, उसको जीवन की सत्यता की वो अवहेलना कर देता है। इसलिए मित्रों इसका तीसरा विकल्प सही होगा। सुपर ईगो तो भगवान वाला काम है, अहम और परा अहम ये भगवान और इंसान के बीच की कड़ियां हैं, और एक है अहम जो मानव आगे पीछे की सोच रखता है। तो यहाँ पर तो क्या कह रहा है वो कि किसी भी चीज की वो यहाँ पे ध्यान ही नहीं रहता है उसको। इस प्रकार से मित्रों इसका राइट आंसर रहेगा इदम या इड। तो ठीक है, थोड़ा सा दिमाग ही लगाना था सिर्फ इसमें। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। 13वां प्रश्न था साथियों, निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक चीजें, कार्य या लाभ में बदल लेता है। तो एक बच्चा है वो किसी चीज को हासिल कर रहा है और बाद में वो अपने उस चीज को इच्छुक चीजें, कार्य या लाभ में बदल लेता है, मतलब इसको क्या कहते हैं। तो मित्रों यहाँ पे मैं सभी का अर्थ बताने वाला हूँ। जो विकल्प है टोकन इकोनॉमी, गठन करना या शेपिंग, विलोपन या एक्सटिंक्शन, अप्रकट संवेदीकरण या कन्वर्ट सेंसिटाइजेशन। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो है टोकन इकोनॉमी। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि टोकन इकोनॉमी होता क्या है साथियों। टोकन इकोनॉमी का मतलब है कि बालक अगर कोई व्यवहार करता है और उसको कोई पुरस्कार प्रदान किया जाता है, क्या प्रदान किया जाता है, कोई पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो उसको ही टोकन इकोनॉमी कहा जाता है। तो यहाँ पर किसी चीज को बालक हासिल कर रहा है और बाद में उस पुरस्कार को वो अपने कार्य या लाभ में बदल ले, इसलिए इसको ही टोकन इकोनॉमी कहा जाएगा। इसलिए दोस्तों इसका प्रथम विकल्प सही माना गया था। अब साथियों दूसरा शब्द है गठन करना या शेपिंग। तो शेपिंग या गठन करने का मतलब होता है आकार देना। ठीक है, अपन यूँ कहते हैं ना कि यार इसका शेप ढंग का नहीं, इसका शेप ढंग से नहीं जम रहा है। तो शेप का मतलब क्या होता है, आकार प्रदान करना। मित्रों शेपिंग का मतलब है कि ये एक अनुबंधित प्रतिमान है। ये कैसा प्रतिमान है, ये एक जो अनुबंधित प्रतिमान है जिसे स्किनर, पावलोव ने कबूतर और चूहों और कुत्तों पर प्रयोग किया था। तो वहां पर भी ये ही शेपिंग कहा गया है। उसको क्या कहा गया है, शेपिंग कहा गया है। ये एक किस प्रकार का प्रतिमान है, अनुबंधित प्रतिमान है, और यहाँ पर एक निश्चित आकार प्रदान किया जाता है। एक शब्द है विलोपन। विलोपन का मतलब क्या होता है, अनुबंधन का समाप्त होना। अनुबंधन यदि समाप्त हो जाता है तो उसको ही विलोपन कहा जाएगा। और एक शब्द है अप्रकट संवेदीकरण। अप्रकट संवेदीकरण का मतलब है, इसको गुप्त संवेदीकरण के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त संवेदीकरण भी अप्रकट संवेदीकरण को कहते हैं। इसका प्रयोग चिकित्सा क्रियाओं में किया जाता है। अप्रकट संवेदीकरण का प्रयोग किस में करते हैं, चिकित्सा क्रियाओं में करते हैं। इसमें व्यक्ति को कोई अवांछनीय उद्दीपक जो होता है, व्यक्ति को कोई जो अवांछनीय मतलब जो उसको उद्दीपक अच्छा नहीं लगता है, जिसको वो प्राप्त नहीं करना चाहता है, उस अवांछनीय व्यवहार के कारण अवांछनीय व्यवहार को बदलने के लिए अप्रकट संवेदीकरण का प्रयोग किया जाता है। समझ में नहीं आया होगा ना, चलिए मैं वापस बताता हूं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, कोई अवांछनीय व्यवहार कर रहा है। अवांछनीय व्यवहार का मतलब क्या है कि जो व्यवहार सही नहीं है, जैसे चोरी करना, डांका डालना, किसी के साथ जबरदस्ती करना, इस प्रकार का अवांछनीय व्यवहार वो करता है। तो फिर पुलिस क्या करेगी, उसको पीटेगी, उसको मारेगी, उसको जो भी करेगी वो पुलिस कर लेगी। तो वो अवांछनीय व्यवहार को बदलने के लिए अवांछनीय उद्दीपक यदि प्रस्तुत किया जाता है चिकित्सात्मक या कानूनी रूप से, उसको ही गुप्त संवेदीकरण या अप्रकट संवेदीकरण कहा जाता है। आशा आपको ये ऑप्शन भी समझ में आया होगा। इसका राइट आंसर कौन सा है, टोकन इकोनॉमी इसका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। 14वां प्रश्न है समायोजन प्रक्रिया के दौरान, देखो बहुत सीधा प्रश्न था। समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। विरोधाभासी परिस्थितियां मतलब जो वो प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, जिन परिस्थितियों में वो नहीं रहना चाहते हैं। उदाहरण स्वरूप एक छात्र शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है कि किसी छात्र ने कोई गलती कर दी, अब वो शिक्षक के सामने उस गलती को स्वीकार तो करना चाह रहा है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। अब देखो दो चीजें हो रही है, एक तो वो
गलतियां स्वीकार करना चाह रहा है लेकिन उसको डर लग रहा है कि यार अपने गुरुजी क्या कहेंगे। तो निम्न में से किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह समझाया गया है? पद्धति पद्धति विरोधाभासी परिस्थिति, वर्जन वर्जन विरोधाभासी पद्धति, पद्धति वर्जन विरोधाभासी और ऊपरी लिखित में से कोई नहीं। तो मित्रों इसको द्वंद्व की स्थिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको द्वंद्व की स्थिति कहा जाता है। देखो यहाँ शब्द आया है कॉन्फ्लिक्टिंग। कॉन्फ्लिक्ट शब्द का मतलब क्या होता है? द्वंद्व। तो मतलब यहाँ दो द्वंद्व है, एक तो वो खुद की गलतियां स्वीकार करना चाह रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन वो दंडित होने से भी डर रहा है, तो ये बुरी बात है। तो मित्रों यहाँ पर प्रश्न नंबर जो कौन सा प्रश्न है? ये 14वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो है अप्रोच एवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। मतलब अप्रोच मतलब है पद्धति वर्जन विरोधाभासी। एक तो वो खुद की गलतियां स्वीकार करना चाह रहा है तो अच्छी बात है, तो इसको पद्धति या अप्रोच कहा जाएगा। और वर्जन एवॉइडेंस, लेकिन उसको डर लग रहा है कि यार गुरुजी जाने कौन सा दंड मुझे। साथियों प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज का प्रतीक है? श्रवणबाधिता, शैक्षिक पिछड़ापन, शैशव स्वलीनता या अधिगम अक्षमता। तो मित्रों इसका सही आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो है शैशव स्वलीनता। तो शैशव स्वलीनता होती क्या है? देखिए शैशव स्वलीनता को आत्म केंद्रित भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्म केंद्रित भी इसको कहा जाता है। और यहाँ पर मित्रों शैशव स्वलीनता में एक विकास संबंधी विकलांगता होती है। ये क्या होती है? एक विकास संबंधी एक विकलांगता है। प्रारंभ की जो उम्र होती है, ठीक है, 5 वर्ष का है ना, तो जीवन में प्रारंभ की जो उम्र होती है उसमें बालक के सामाजिक और बालक के जो भाषा विकास होता है उसमें अवधान आता है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है? दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया देने में मतलब सामाजिक अवदान आ रहा है, और संप्रेषण में मतलब भाषा में अवदान आ रहा है। तो मित्रों इसको ही शैशव स्वलीनता कहा जाता है। एक शब्द आता है इसमें अधिगम अक्षमता। लर्निंग डिसेबिलिटी के कई अलग अलग प्रकार होते हैं, लगभग 13 से 14 इसके प्रकार है। एक शब्द है श्रवण बाधिता, जिसको श्रवण बाधिता का मतलब है कि वह बालक जो सामान्य बालकों की तरह श्रवण नहीं कर सके। ऐसे बालकों में श्रवण बाधिता संबंधी दोष होता है। और एक शब्द है शैक्षिक पिछड़ापन। जो शैक्षिक बालक होते हैं, शैक्षिक पिछड़ेपन वाले बालक, उनकी आईक्यू होती है 80 से 90 के बीच में, और जबकि सिरिल बर्ट ने इनकी आईक्यू 85 बताई है। तो ऐसे बालक शैक्षिक पिछड़ेपन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये जो यहाँ पे उदाहरण दिया है, ऐसे लक्षण शैशव स्वलीनता वाले बालकों में होता है। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प सही माना गया था। प्रश्न नंबर 16 है। 16वां प्रश्न आता है किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा ज्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को कहा जाता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा, डेलिरियम ट्रेमेंस, स्वलीनता और डाउन सिंड्रोम। तो स्वलीनता तो मैंने आपको बता दी है, तो ये तो आंसर रहेगा ही नहीं इसका। अगर किशोर अवस्था में बालक या बालिका खुद को भूखे रखते हैं तो उसको एनोरेक्सिया नर्वोसा कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है? ये भी एक प्रकार की बीमारी कहलाती है। जैसे किशोरियां जो होती है वो खुद को फिट रखने के लिए ये करती है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं होता है। आपको पूरा ऐसा नहीं करना है कि खुद को भूखा रखा कि हाँ मैं फिर भूखी ज़्यादा रहूंगी तो फिट ज़्यादा रहूंगी। ऐसी ये सोच ये गलत है। आप खुद को एनोरेक्सिया नर्वोसा बीमारी से ग्रसित कर लोगे। एक शब्द इसमें डेलिरियम ट्रेमेंस, ये तो इसका सही आंसर है, लेकिन डेलिरियम ट्रेमेंस होता क्या है? इसको डेलिरियम ट्रेमेंस को DTS भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? DTS के नाम से भी इसको जाना जाता है, और इसको शेक भी कहते हैं। इसको शेक भी कह दो, डेलिरियम ट्रेमेंस कह दो, DTS कह दो। और ये देखो मित्रों, डेलिरियम ट्रेमेंस का मतलब है कि अत्यधिक शराब व्यक्ति कोई पीता है, मतलब शराब कोई पी रहा है, अब वो शराब का सेवन बंद करना चाहता है, तो वो कई बार क्या करता है कि इतनी ज़्यादा शराब पी लेता है जिससे वो शराब छूट जाती है। तो इसको ही कहा जाता है डेलिरियम ट्रेमेंस। अत्यधिक शराब सेवन से शराब छोड़ने का सबसे गंभीर रूप
डेलिरियम ट्रेमेंस कहलाता है। इसे मति भ्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मति भ्रम भी इसको कहा जाता है। एक शब्द है स्वलीनता, बता दिया है, और एक शब्द है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है? देखिए, डाउन सिंड्रोम का मतलब है यह एक गुणसूत्रीय विकार है। सबसे पहले तो डाउन सिंड्रोम के बारे में याद होना चाहिए कि डाउन सिंड्रोम क्या है? एक गुणसूत्रीय विकार है, और गुणसूत्रीय विकार में भी जो कोशिका विभाजन होता है उसमें कोशिका संख्या 21 होती है। कोशिका विभाजन की त्रुटि के परिणाम स्वरूप एक अतिरिक्त 21वीं कोशिका का उत्पन्न होना डाउन सिंड्रोम कहलाता है। डाउन सिंड्रोम व्यक्ति जो होता है, जिन व्यक्तियों में डाउन सिंड्रोम होता है, उन व्यक्तियों की जो शारीरिक वृद्धि है और जो संज्ञानात्मक क्षमता है उसको वो बहुत ज़्यादा सामान्य बालकों से अलग होती है, वो प्रभावित होती है। तो मित्रों, ये होता है डाउन सिंड्रोम, जो गुणसूत्र 21 उत्पन्न 2 बार हो जाता है, इसलिए डाउन सिंड्रोम होता है। तो आशा है आपको ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। 17वां प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया है? दूरदर्शिता के लिए कौन सा शब्द है इसमें? तो मित्रों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। दूरदर्शिता के लिए इसमें कौन सा शब्द दिया गया है? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्टिक एट्रोफी, एस्टिग्मेटिज्म, हाइपरोपिया और रिफ्रैक्शन। तो ये सभी आंखों से संबंधित बीमारियों के नाम हैं। क्या है ये? आंखों से संबंधित बीमारियों के नाम हैं। और वैसे इस प्रश्न में बोनस दिया गया था। क्या दिया गया था? बोनस दिया गया था इस प्रश्न में, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है हाइपरोपिया। क्या है वो? हाइपरोपिया इसका सही आंसर है। दूरदर्शिता का मतलब हाइपरोपिया से लिया जाता है। अब मैं आपको एक एक विकल्प समझाने वाला हूं। ऑप्टिक एट्रोफी क्या होता है? ऑप्टिक एट्रोफी किसी भी बीमारी प्रक्रिया का अंतिम सामान्य आकार सूचक अंतिम बिंदु ही ऑप्टिक एट्रोफी कहलाता है। देखो, यह दृष्टि विकार से जुड़ा होता है, देखने से संबंधित विकार से, या देखने में कठिनाई महसूस होती है तो उसको ऑप्टिक एट्रोफी कहते हैं। नेक्स्ट दूसरा है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म का मतलब है ये भी नेत्र का ही एक दोष है, जहां दृष्टि अनियमित आकार के कॉर्नियों या आंख द्वारा धुंधली दिखाई दे। जो आप जो चीज देखते हो वो आपको धुंधली दिखाई दे, या फिर आपका जो कॉर्निया है आंखों का वो अनियमित आकार का हो जाता है। इसमें कॉर्निया जो गोलाकार की बजाय, अपना कॉर्निया कैसा होता है? आंखों का गोलाकार होता है। ये गोलाकार इस प्रकार का कॉर्निया होता है। लेकिन अगर किसी के एस्टिग्मेटिज्म की बीमारी है तो उसका जो कॉर्निया है वो अंडाकार हो जाता है। कैसा हो जाता है? अंडाकार हो जाता है, और प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करने की कॉर्निया की क्षमता कम हो जाती है। उसको ही एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है। इसमें एक शब्द है हाइपरोपिया। हाइपरोपिया को ही दूरदर्शिता संबंधी विकार कहा जाता है। यह छोटी नेत्र की गोलाई के कारण दृष्टि दोष है। ये चारों ही दृष्टि दोष है। वैसे तो यह जो आंखें किसी की छोटी है, आंखों की गोलाई किसी के छोटी होती है, और अगर उसमें कोई दृष्टि दोष हो, उसको दूरदर्शी संबंधी कोई विकार हो तो उसको ही हाइपरोपिया कहा जाता है। इसमें नेत्र गोलक का परिणाम आंख के पीछे स्थित माजे से होता है। और इसमें एक शब्द है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब है प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो प्रकाश की जो किरणें हैं वो थोड़ी मुड़ जाती है, उसको ही, या फिर थोड़ी जिस गति से जाती है उसमें परिवर्तन हो जाता है, तो उसको ही रिफ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे हवा में से प्रकाश पानी में जाता है तो उसको भी रिफ्रैक्शन कहा जाएगा। तो मित्रों, आशा है आपको ये चारों शब्द समझ में आए होंगे। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। 18वां देखो, इसका वास्तविक आंसर हालांकि सी है, लेकिन इसमें बोनस दिया गया था। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। 18वां प्रश्न है, सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक के द्वारा, गार्डनर के द्वारा, कोहलर के द्वारा और हल तथा टोलमैन के द्वारा। तो मित्रों, व्यवहारिक सिद्धांत तो थॉर्नडाइक ने भी दिया था, हल ने भी दिया था, ठीक है, इसलिए इसके, और कोहलर ने भी दिया था सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत। तो इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रश्न पर भी बोनस दिया गया। क्या दिया गया? इस प्रश्न पर भी बोनस दिया गया था। अब प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। 19वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है? अब यार, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, डायरेक्ट प्रशिक्षण का नाम पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी संस्था है जो प्रशिक्षण नियमावली और कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास क्षेत्र में क्रियान्वित करती है। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और भारतीय पुनर्वास
परिषद। तो मित्रों प्रश्न नंबर जो 19वां है, इस 19वें प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। भारतीय पुनर्वास परिषद ये कार्य करती है, समझाने वाली ज़्यादा कोई बात नहीं है इसमें। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। 20वां प्रश्न आता है, ये देखिए आपके सामने 20वां प्रश्न। एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। कौन सा तर्क? मौलिक। तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण का यह अर्थ है? तो मित्रों जीन पियाजे के सिद्धांत में अंतर्ज्ञान शब्द आता है पूर्व संचालन स्टेज में, जो 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक चलती है। जबकि मूर्त तर्क किस अवस्था में करता है बालक? साकार संचालन में। और अमूर्त तर्क किस अवस्था में करता है? औपचारिक संचालन में। और मौलिक तर्क किस में करता है? पूर्व संचालन में। तो साथियों प्रश्न नंबर जो 20वां है, उस 20वें प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 21 आता है मित्रों। 21वां प्रश्न था, ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं। 3 महीने, 6 महीने, 35-40 महीने, 10 से 13 महीने। तो इसका 21वें प्रश्न का राइट आंसर था 10 से 13 महीने में ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द बोलने लग जाते हैं। 22वां प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? अभी आपको मैंने बताया था कल ही, बहुबुद्धि का सिद्धांत होवर्ड गार्डनर ने जो दिया था वो पढ़ा दिया है। तो इसका चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। 23वां प्रश्न है, निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया? वाइगोत्स्की, पियाजे, जॉन डेवी और कोहलबर्ग। तो मित्रों इसका जो सही आंसर है वो था प्रश्न नंबर 23 का, वाइगोत्स्की ने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर सबसे ज्यादा बल दिया है। प्रश्न नंबर 24 है। 24वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी दृष्टिबाधित छात्रों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है? तो जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं, जिनको कम दिखाई देता है या फिर दिखने में कोई विकार है, तो ऐसे बालकों के लिए कौन सी सहायक सामग्री नहीं है? बड़ी प्रिंट की किताबें ये तो होती है, विशालकृत कंप्यूटरीकृत किताबें ये भी होती है, वाणी संश्लेषक भी होता है, पाठ्य पुस्तक का अनुपूरक भी होता है। इसलिए इस प्रश्न पर क्या दिया गया था? इस पर भी बोनस दिया गया था। प्रश्न नंबर 25 है। 25वां प्रश्न है, श्रवण में विकृति की माप। तो मित्रों श्रवण में विकृति की माप किस में की जाती है? सुनने में। तो मित्रों सुनने में तो डेसिबल में इसका माप किया जाता है। साइंस के स्टूडेंटों को तो ये अच्छी तरह से पता होगा। प्रश्न नंबर 25 में बी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। 26वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म चलन कौशल का, देखो एक तो सूक्ष्म चलन कौशल होते हैं जो छोटे कौशल होते हैं, जैसे चढ़ना, दौड़ना, कूदना, लिखना। इनमें से ऐसा कौन सा कौशल है जो सूक्ष्म कौशलों के अंतर्गत आते हैं? साथियों सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है लिखना। मतलब छोटा ही तो कौशल है ये, लिखना, छोटे छोटे चित्र बनाना, ये सूक्ष्म चलन कौशल। जबकि चढ़ना, दौड़ना, कूदना, भागना ये जो सूक्ष्म चलन कौशल के अंतर्गत नहीं आते हैं। सूक्ष्म कौशल की बात यहां पर की जा रही है। प्रश्न नंबर 26 में डी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 27 है, स्कीमा का मतलब है, भाई जीन पियाजे के सिद्धांत में से प्रश्न आ गया, बहुत सी सीधा सा प्रश्न है। स्कीमा का मतलब क्या होता है? ज्ञान की संरचना से संबंधित है ये। तो खंडन क्रिया विधि ये तो है ही नहीं, अधिगम विधि ये भी नहीं है। लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट से का एकत्रित होना, ऑर्गेनाइज्ड पैकेज ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, मतलब संज्ञानात्मक संरचना होती है जो बालक मस्तिष्क में बना लेता है, उसको ही स्कीमा कहते हैं। अतः यहाँ पे तीसरा विकल्प सही है। और शारीरिक प्रतिवाद क्रिया विधि ये ऐसा स्कीमा नहीं होता है। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। 28वां प्रश्न है मित्रों, ये रहा आपके सामने 28वां प्रश्न। सूचना प्रक्रम सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रम करने और तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है? जेरोमेस ब्रूनर को, जीन पियाजे को, जेपी गिलफोर्ड को, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग को। तो मित्रों ये सिद्धांत मैं आपके बुद्धि के सिद्धांतों में बहुत जल्द पढ़ाने वाला हूं। प्रश्न नंबर 27 का जो राइट आंसर है वो आता है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 29 है। 29वां प्रश्न है, निम्न में से दिए गए आईक्यू स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुने। कि जिन बालकों को शिक्षा दी जा सकती है उस वर्ग को चुनना था। तो 70 से 90 के बालकों को शिक्षा दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। 30 से 50 बालकों को, इनको आप शिक्षा नहीं दे सकते। 50 से नीचे के बालकों को, इनको भी नहीं दे सकते।
50 से 70, भाई 50 से 70 के बालकों को भी आप शिक्षण करा सकते हो, शिक्षा दे सकते हो, इसलिए इसके ए और सी दोनों ऑप्शनों को सही माना गया था। और आज का अंतिम प्रश्न था, आनुवंशिकता की इकाई है क्रोमोसोम, निषेचित अंडा, जीन और युग्मज। तो मित्रों ये मैंने आपको वृद्धि और विकास का जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें अच्छी तरह से बताया था कि आनुवंशिकता की इकाई ही जीन कहलाती है। गुणों का संचरण जिससे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है उसको ही क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। तो साथियों कैसा लगा आप आज का एक्सप्लेनेशन जरूर बताएं, कमेंट करके जाए कितने प्रश्न आपको इनमें से आते हैं, कितने डाउट क्लियर हुए हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को अगर नए हो तो। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।